नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आदिवासियों को पेसा कानून का अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव पेसा कानून से संबंधित नियम बनाने के लिए 5 महीनों में आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। पेसा कानून को बने 2 दशक पूरा हो गए, लेकिन आज भी पेसा कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि पंचायतों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाएगा ताकि ग्राम सभा अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन और संरक्षण कर सके। छत्तीसगढ़ में नए ग्राम पंचायतों के गठन के पूर्व पेसा कानून के नियम बना लिए जाएंगे। हालांकि पूर्व वन मंत्री विजमन अग्रवाल का कहना है कि मंत्री सिंहदेव बोलते और करते हैं, लेकिन सरकार उनके किसी सुझाव को नहीं मानती। ग्राम सभा के अध्यक्ष का भी कार्यकाल चिन्हांकित है, लिपिबद्ध है कि 1 साल का होगा कि 2 साल का होगा। सामाजिक संरचना के अधीन नागरिक हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे अन्य हों, उनके रीति रिवाज को, परंपरागत रीति रिवाजों की रक्षा करना। ग्राम सभा के भी उप समितियां रहेंगी, ऐसे भी इसमें प्रावधान है। बहुत विस्तृत इसका स्वरूप है। अब जरा टीएस सिंहदेव साहब की सरकार में सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कई बार इस्तीफे की बात भी करते हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि इतनी तारीख तक नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। टीएस सिंहदेव साहब ने जितना कहा है वो कुछ भी नहीं हुआ है और इस सरकार में वो खाली बोलते रहते हैं, वो जो कहते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 1 महीने बाद 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने वाली है। सरकार के कामकाज को आम जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने गांव, किसान और आदिवासी क्षेत्र में फोकस किया। इसका लाभ बाजार में रौनक के तौर पर देखने को मिला। इसका ही प्रचार कांग्रेस पार्टी करेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया। यही टैगलाइन प्रदेश की जनता को हम बताएंगे। 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काम शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इस पर पूर्व मंत्री विजमन अग्रवाल ने पलटवार कर कहा कि 2 साल में इस सरकार ने प्रदेश में एक जगह विकास की ईंटें लगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ आगे बढ़ा था और इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम संगठन के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसके लिए लगातार हम कार्य योजना बना रहे हैं ताकि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक मिल सके। स्काई वॉक बना देना यही विकास की पैमाना नहीं है। यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए आपने क्या किया, बात इस पर निर्भर करता है। क्योंकि वनांचल हो, चाहे जो मैदानी एरिया हो, जो कृषि कार्य करते हैं, इन सभी के लिए जो काम किया है सरकार ने, बहुत सकारात्मक लोगों में इसका मैसेज गया है। कोई उपलब्धि है ही नहीं, 0 उपलब्धि है तो क्या लेके जाएंगे? कहीं पर एक ईंट नहीं रखी गई है कि पंचायत से लेकर नगर निगमों तक किसी प्रकार के कोई विकास के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई निर्माण के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई सड़क बनाने के काम नहीं हुए हैं, कहीं स्कूल बिल्डिंग बनाने के काम नहीं हुए हैं। तो इस सरकार के पास में कोई उपलब्धियां नहीं है जिनको लेकर वो जाए। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभाग के अफसरों की बैठक ली। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि किसानों को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सरकार ने इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2,45,000 नए किसानों ने पंजीयन किया है। कुल 21,47,000 किसान धान बेचेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दी। सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी करे। धान खरीदी की पूरी तैयारी है और बम्पर इस बार उत्पादन भी है और खरीदी भी पहले से ज़्यादा होना है। उसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार के द्वारा 60 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार से खरीदने की स्वीकृति दी है और 60 लाख चावल के लिए कम से कम 90 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि सरकार कम से कम किसानों से 20 क्विंटल के हिसाब से
धान की खरीदी प्रति एकड़ के हिसाब से करें। हम लोग लगातार सितंबर से ही जितने किसान संगठन साथ में मिलकर संघर्ष कर रहे हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 1 नवंबर से खरीदी होनी चाहिए, और 1 नवंबर से खरीदी नहीं होने के कारण अभी तक के किसानों का है ना अनुमानित लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके लिए प्रदेश की सरकार दोषी है। अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी पार्टी अपने ही विधायकों के बगावती तेवर झेल रही है। आलम यह है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि 2 विधायकों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। साथ ही पार्टी ने रेणु जोगी के तौर पर एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, कोर कमेटी का पुनर्गठन किया। वहीं बागी विधायकों ने इस बैठक को ही फर्जी बता दिया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अजीत जोगी के निधन के बाद पहली बार कार्यकारिणी की बैठक रायपुर में हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रेणु जोगी की नियुक्ति हुई। साथ ही कोर कमेटी का पुनर्गठन और कई पदों पर पार्टी पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इसके अलावा बैठक में 7 बिंदुओं पर चर्चा कर फैसला लिया गया, जिसमें सबसे खास रहा खैरागढ़ और बलौदाबाजार से पार्टी के विधायक देवव्रत सिंह और विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला। साथ ही पार्टी ने 9 दिसंबर से सदस्यता अभियान चलाने और अमित जोगी की पदयात्रा का ऐलान किया है। जो हमारे 2 साथी विधायक हैं वो हमारी विचारधारा से विभिन्न अपने मत रखते हैं, तो उनको भी प्रेमपूर्वक पार्टी में पुनः जोड़ने का एक चुनौती और दायित्व है मेरे सामने। राजनीति में मतभेद होते हैं, मतभेद होना स्वाभाविक है, पर मतभेद रहे, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन बलौदाबाजार से पार्टी के विधायक प्रमोद शर्मा ने कार्यकारिणी बैठक को फर्जी बता दिया। रायपुर में जो बैठक रखी गई है वो पूरी तरीके से फर्जी बैठक है, क्योंकि उस बैठक में कोई भी फाउंडर मेंबर नहीं है। अमित जोगी ना ही कोई फाउंडर मेंबर है उसका, ना कोई सदस्य है। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस JCCJ का बैठक रायपुर में 3-4 दिन के बाद रखेंगे। इधर जोगी की पार्टी में मचे घमासान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि अभी जोगी कांग्रेस में रहकर बगावत करते थे, अब उनकी पार्टी के विधायक वही कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे उनका आपसी मामला बताया। डूबती जहाज है, अब डूबती जहाज में कोई पैर रखना नहीं चाहते, इसलिए आज माननीय अमित जोगी जी फड़फड़ा रहे हैं कि आज जो उनके 2 विधायक हैं उनको हटाने की बात करते, तो हटाने का अधिकार तो उनके पास है। अब हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो अपना निर्णय करें। करीब 2.25 साल पहले प्रदेश में 5 सीट हासिल करने वाली अजीत जोगी की पार्टी उनके निधन के बाद अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। जहां अजीत जोगी के निधन के बाद वो सबसे अहम मरवाई सीट खो चुकी है, वहीं 2 सीटों के विधायक बागी हो गए हैं। अब सिर्फ 2 ही सीटों वाली ये पार्टी अपना जनाधार बचाए रखने के लिए सियासी सर्कस में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगा। कुल 7 बैठकों वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां कई अहम विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष धान खरीदी में अव्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किश्त में देरी और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई विषयों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई हंगामेदार रह सकती है। इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर भी सदन में बड़ा दिलचस्प नजारा रहेगा। एक ही राजनीतिक दल के 2 विधायक सत्ता पक्ष के साथ ताल मिलाते दिखेंगे और 2 विधायक विपक्ष के साथ। कल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है और इस मौके पर रायपुर समेत प्रदेश के कई जगहों पर कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। वे सुबह 10:30 बजे देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ करेंगे, जिसमें महिला डॉक्टर और स्टाफ पूरी तरह से महिलाओं का निःशुल्क इलाज करेगा। प्रदेश के 3 बड़े शहरों रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में इस क्लिनिक की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचेंगे, इंदिरा गांधी की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद नवा रायपुर में खनिज विकास निगम के नए कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। शाम को 5 से 6 बजे तक रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के पास 4 एकड़ जमीन में 17.5 करोड़ की लागत से बनने वाले
टेनिस स्पोर्ट्स अकेडमी निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके बाद खरोरा तिल्दा मार्ग पर 555 हेक्टेयर में विकसित इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत किसानों, बेरोजगारों, छोटे व्यवसायियों और उद्योगपतियों को 10,000 रुपए का ऋण आसान किश्तों में दिया जा रहा है। इसी तरह 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, किसानों और व्यवसायियों को 3,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही। भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद पासने को इस योजना का प्रचार प्रसार अभियान का संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को संरक्षक बनाया गया। इसके अलावा हर संभाग, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर इसके प्रभारी बनाए गए। ये सभी गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी देकर लोन दिलाएंगे। अब तक सिर्फ रायपुर जिले में 5,000 से ज्यादा लोगों ने लोन के लिए आवेदन दिया है। कांग्रेस ने इस योजना के बहाने राजनीति करने पर आपत्ति जताई है। कोरोना संक्रमण में प्रभावित हुआ ऐसे ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर, इन सब के लिए बिना किसी प्रतिभूति के वे आवेदन करें और उनके जनधन खाते में 10,000 रुपये जमा होगा। इस प्रकार के उसके लिए हम लोग अपने जो प्रधानमंत्री जन हितकारी योजना जो बनी है हमारी, उसका 22 राज्यों में भी संचालन हो रहा है। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न शहरों में उसके कैंप आयोजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का तो हम स्वागत करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई जिस तरह का आचरण कर रही है, जिस तरह से उन्होंने सदस्यता अभियान की तरह इसका प्रचार प्रसार करके लोगों से फॉर्म भराना चालू किया है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पार्टी का अपना निजी कार्यक्रम है। केशकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक अंतर्गत स्कूलों में सूखा राशन वितरण के नाम पर बच्चों को खराब खाद्यान्न वितरण करने के मामले में केशकाल विधायक संतराम नेताम ने मुख्यमंत्री से इसकी जांच कराने की मांग की। साथ ही कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जल्द जांच कर ठेकेदार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की बात कही। महिला समूह को हटाकर इस बार एक ठेकेदार ने खाद्यान्न की सप्लाई की थी। संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से स्कूली बच्चों को सूखा राशन के तौर पर दाल, तेल, नमक, सोयाबीन बड़ी की सप्लाई की गई। खराब क्वालिटी का इसे बताया जा रहा है। केशकाल विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने मामले में गंभीरता देखते हुए तत्काल इस पर संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की बात की। बच्चों के लिए मध्यम भोजन के जो राशनी भेजा गया है उसमें बहुत ही थर्ड क्वालिटी का दाल भेजे हैं और चावल में भी कुछ खराब निकला है, उसमें कीड़े पाए गए हैं। हमारे संकुल में 21 विद्यालय है, सभी विद्यालय का एक साथ राशन यहाँ पे आया। उसका दाना छोटा है और बड़ी में जो है उसको पानी में भिगोने से टूट जा रहा है, इस टाइप का शिकायत आ रहा है। ऑर्डर के लिए जाके अपन साहब से बीओ सर या बीआरसी सर से इसके बारे में उसको जानकारी देंगे। सुएस ट्रेडर्स कुंडा गांव के द्वारा सूखा राशन जो वितरण किया गया है उसमें थोड़ा घटिया क्वालिटी का, जिसमें गुणवत्ता नहीं है, ऐसा सामग्री का वितरण किया गया है। उसके लिए मैं चिट्ठी भी लिखा हूं और इसकी जांच भी हम करवाएंगे। एक बड़ी खबर अंबिकापुर से। नशीली दवाओं के 2 अंतर्राज्यीय सरगना गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 17 लाख की नशीली दवा जब्त हुई है। बिहार के रहने वाले ये दोनों आरोपी हैं, होटल में रुके थे। पुलिस की स्पेशल टीम ने इन पर कार्रवाई की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कई साल से इस तरह आरोपी दवा को खपा रहे थे। अंबिकापुर से बड़ी खबर, नशीली दवाओं के 2 अंतर्राज्यीय सरगना पकड़े गए। आरोपियों के पास से 17 लाख की नशीली दवा जब्त हुई है। बिहार के ये दोनों आरोपी हैं, होटल में रुके थे। पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। अभिषेक सोनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, जानकारी दें। जी पुलिस जी, बता दूं कि सरगुजा आईजी ने लगातार नशे के कारोबार को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं और लगातार पुलिस विभाग की टीम दबिश देकर न सिर्फ शराब बल्कि दूसरे भी जो मादक पदार्थ हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस की स्पेशल टीम को यह सूचना मिली कि जो शहर का एक लॉज है वहां पर अंतर्राज्यीय जो ये कारोबार से जुड़ा हुआ शख्स है शिवशंकर बरनवाल, वो आकर रुका हुआ है। जब पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो
करीब 14 लाख रुपए के जो नशे के जो इंजेक्शन होते हैं, दवाएं होते हैं, उसके साथ उसे गिरफ्तार किया। और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तब उसने ये खुलासा किया है कि शहर का एक अन्य युवक भी उस कारोबार में शामिल था। तत्काल पुलिस की टीम ने उसे भी गिरफ्तार किया और उसके पास से 3 लाख रुपए के नशे की दवाई और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। सबसे गंभीर बात ये पुलिस जी की ये जो सरगना है उसने ये भी खुलासा किया है कि कई जो दवा व्यापारी हैं, जो शहर के दुकान हैं, वो भी उन तक भी ये दवाओं की सप्लाई किया करता था और ये जो नशे की दवाई है वो बेहद कम दर पे की होती थी और इन्हें ज्यादा दर पर लोगों को दिया जाता था। पुलिस की जो टीम है इस बिंदु पर भी जांच कर रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, किन पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसे में पुलिस इस जांच के बाद जो अन्य आरोपी हैं, जो इनमें संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की और कई सालों से दवा खपाने वाले ये आरोपी अब पकड़ में आए और एक पूरा नेक्सस इससे पकड़ में आ सकता है। पुलिस पूछताछ में, जांच में खुलासा होने की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है गरियाबंद से। 2 नाबालिगों का अपहरण कर रेप किया गया। दोनों नाबालिगों को पुलिस ने छुड़ा लिया है। आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। अमली पदर थाना इलाके का मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 नाबालिगों का अपहरण करके रेप किया गया। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फारूक हमारे साथ में जुड़े हैं। जी फारूक, बताएं क्या हुआ है। दरअसल घटना यह है कि आज गरियाबंद जिला पुलिस बल के तत्वाधान में 3 नाबालिग युवतियों के साथ में अपहरण के बाद में बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें से एक पीपर छड़िया और 2 अमली पदर है। आज तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही तीनों नाबालिग युवती जिसका अपहरण कर लिया गया था उनको भी बरामद कर लिया गया है। अमली पदर थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा 2 युवती नाबालिग युवतियों को अपहरण करके उसे लालच दे करके उसको उड़ीसा ले गया था अपहरण करके, जिसे तत्परता पूर्वक पुलिस अधीक्षक भोजाम पटेल के निर्देश पर आज गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वो अपहरण जो किया गया था उसे बंधक बनाया गया था, उन लड़कियों को भी छुड़ा लिया गया है। ठीक इसी तरह पीपरछड़ी थाना में भी यही घटना हुई है। यहाँ भी एक नाबालिग को अपहरण कर लिया गया था, जिसे छुड़ा लिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है गरियाबंद जिला पुलिस के लिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी घटना कही जा सकती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। गंभीर इसके ऊपर आरोप था। अमलीपदर थाना इलाके का यह मामला है। 2 नाबालिगों के साथ रेप की घटना। राजधानी रायपुर के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें सालों पहले पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक उनका आधा काम भी पूरा नहीं हो पाया। अधूरे पड़े इन प्रोजेक्ट्स के कारण हर दिन ट्रैफिक जाम में कई लोग फंसते हैं, परेशान होते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। रेलवे क्रॉसिंग पर लगी लंबी कतार, जेसीबी से चलता खुदाई का काम और परेशान होते लोग। ये वानगी है उन प्रोजेक्ट्स की जो वक्त पर पूरे नहीं हुए। आधे अधूरे काम के कारण केवल लोग ही परेशान नहीं हो रहे, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। गुड़ियारी और गोगांव के बीच इस रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे इस अंडरब्रिज का काम मई 2016 से शुरू होकर 5 मई 2017 को पूरा हो जाना था, लेकिन ठेकेदार और लापरवाही के कारण 2016 से ही इसका काम बंद है। इस क्रॉसिंग में हर दिन 8 घंटे में 35 बार फाटक 10 से 15 मिनट के लिए बंद होता है, जिसके कारण आधे किलोमीटर तक का जाम लगता है। एम्बुलेंस फंसने पर मरीज की हालत तक बिगड़ जाती है। इमरजेंसी में लोगों को 3 किलोमीटर घूमकर गोंदवारा से शहर जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सरकारें तो बदली, लेकिन विभाग के लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों का रवैया नहीं बदला। पब्लिक का प्रेशर बहुत रहता है हम लोगों पर। पब्लिक प्रेशर भी रहता है और मतलब एक वार्तालाप भी, बहस भी हो जाती है कभी कभी पब्लिकों के साथ। अब हम लोग मजबूर है कि कब बने और कब चालू हो, हम भी छुटकारा पाए यहाँ से। कितने बार बंद होता है, कितने घंटे? 8 घंटे में कम से कम 25 से 30 बार बंद हो जाता है। 30 बार खोलना बंद करना 30 बार हो जाता है। भीड़ का तो ट्रैफिक जाम बहुत रहता साहब यहाँ पे, और ये ट्रैफिक के नाम से ही आए दिन कंजट होते रहता है। बहुत भैया, यहाँ लाखों गाड़ी का आना जाना है, बहुत परेशानी हो रही है और ये परेशानी मैं चाहता हूँ कि सफल हो जाए, बन जाए। 25 बार बंद रहता है, आधा घंटा बंद रहता है, जाम हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मालगाड़ी आती नहीं, बाद में खोल देते हैं। इससे बुरा हाल फाफाडी से भनपुरी मार्ग पर डीआरएम ऑफिस के पास की क्रॉसिंग का है। यहाँ 23 जून 2018 तक अंडरब्रिज का काम पूरा हो जाना था, लेकिन निर्माण शुरू भी नहीं हो पाया है। लोगों को जाम से निजात दिलाने अगस्त 2017 में जोर शोर के साथ अंडरब्रिज का काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होते ही बंद हो गया। 3 साल से लोहे का ढांचा
पानी में डूबा खड़ा है। निर्माण के नाम पर यहाँ एक ईंट भी नहीं रखी गई है। टीन की झोपड़ियाँ बना दी गई है। अब तो यहाँ ना तो ठेकेदार आते हैं, न ही अधिकारी झांकने पहुँचते हैं। जब भी आओ हमेशा बंद मिलता है। हमारी तो सबसे बड़ी समस्या यही है इधर रहने की। हम तो ये सोचते हैं काश हमारा घर उधर होता। 2016 से काम बंद है। अभी तक अधिकारी आ रहा है, देख देख के जा रहा है। अभी तक काम में कुछ अधिक आगे नहीं बढ़े हैं। 5-5.5 साल के आसपास हो चुका है ना। काम अपना बंद है। इतना आने जाने में पब्लिक को जितना ज़्यादा तकलीफ होती है कि 15 मिनट 20-20 मिनट तक फाटक बंद रहता है। और दिन में जैसे अपन 5 बार जाएंगे तो 5 बार में एक ही बार है कि खुला रहेगा, बाकी बंद ही रहेगा। एम्बुलेंस जो है हमेशा आते रहता है, जाते रहता है। कभी कभी तो फंस जाता है कि लोग मरने के लिए वो हो जाते हैं। 10 मिनट 5 मिनट नहीं हो, कभी कभी आधा घंटा रुकना पड़ जाता है गाड़ी को। भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुके लगभग 350 करोड़ से बनने वाले एक्सप्रेसवे का हाल किसी से नहीं छुपा है। एक्सप्रेस की सड़कें और बीच की दीवारें धसकने से लेकर अधिकारियों के निलंबन के बाद भी विभाग ने 1 साल में निर्माण पूरा कराने का दावा किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हाल जस का तस है। अधूरे पड़े इन कामों के हालात बताने पर कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम देने और कार्रवाई तक की बात कह रहे हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से इस पर योजना बनाकर कैसे उसको काम करना है। जैसे वाल्टर लाइन की बात, गोगांव का काम चालू हो गया है। स्पीड थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि कोरोना चल रहा था। लेबर देश से पूरी जो वर्कर है कोरोना काल में इधर से उधर, प्रवासी मजदूर इधर से उधर हुए। जो अधिकारी आम आदमी और ठेकेदारों पर जमकर डंडा चलाते हैं, वो भ्रष्टाचार और लेट लतीफी पर ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि आधिकारिक बयान देना उनके अधिकार में नहीं है। IBC 24 ने एक बार फिर से जनता की समस्या जिम्मेदारों के सामने लाई है। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। सरकार बदल चुकी है लेकिन PWD विभाग के काम करने का तरीका नहीं बदला है। लगता है हमारे पीछे जो ढांचा खड़ा है उसी प्रकार से PWD विभाग में भी जंग लग चुका है। तस्वीरें हमने दिखाई है, अब देखते हैं जनप्रतिनिधि इस पर कोई संज्ञान लेते हैं या हालात जस के तस बने रहते हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।